हम जब बैठे आप लोग ना हो, वो कहीं निकल ना जाए तो थोड़ा जाओ और उनको रोक करके रखना, आग्रह करके हम बता रहे हैं। हाँ 2 मिनट का काम है, हम चलता क्या ठीक है? ठीक है, चलो चलो आइएगा, हम बस आ रहे हैं, हम बैठे हुए रहेंगे, उनको लेकर बैठे, ठीक है ना? ठीक ठीक। हमारे बगल के भैया भाभी हैं, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि भाई नया शिक्षा नीति क्या है, बच्चे कैसे पढ़े। आइए आइए भैया, बैठिए भाई, बैठिए भैया। हाँ सर, क्या नाम बता रहे थे सर का? वो अपना परिचय दे दूं आपको। मेरा नाम अविनाश चंद्र झा है। मैं प्रिंसिपल डॉक्टर जीएल दत्ता डीएवी पब्लिक स्कूल ट्रांसपोर्ट नगर पटना में कार्यरत हूँ। अच्छा, तुम तो बड़ी हल्ला कर रही थी, क्या क्या है? पूछो सर से। शिक्षा नीति क्या है? हाँ, शिक्षा नीति हम लोग उसको कहते हैं जब कभी भी शिक्षा का गाइडलाइन किसी नियमावली के द्वारा अगर किया जाता है तब उसको हम लोग और उसमें जो नीति अपनाई जाती है सरकार के द्वारा, उस नीति को ही हम लोग शिक्षा नीति कहते हैं। यह सबसे पहले 1968 में किया गया था, उस समय में कोठारी कमीशन का था। फिर 1986 में भी उसी को कंटिन्यू किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सर्वांगीण विकास का मकसद नहीं फुलफिल हो पा रहा था, जिसके कारण कहीं ना कहीं एक जरूरत आ पड़ी थी शिक्षा नीति की। तो ये नई शिक्षा नीति जो है, हाँ मैंने क्या काहे लाए, इससे क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम कैसे आया? सर्वप्रथम हम आपको ये बता दें कि जब 1986 में जो नीति थी शिक्षा नीति, जिसको कि फिर संशोधित करके 1992 में भी लाया गया, उसमें बहुत सारी कमियां थी। और आप ये समझ लें कि 1986 के बाद 2020 तक बीच में कोई शिक्षा नीति आई ही नहीं। इतना समय बदल गया, समय के बदलाव के साथ साथ सब शिक्षा नीति में भी बदलाव की काफी ज्यादा जरूरत थी। जो हमारे पिताजी पढ़े, जो हमारे दादाजी पढ़े, वही मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं एक नई शिक्षा नीति में बदलाव की सख्त जरूरत थी। सर, नई शिक्षा नीति रूपरेखा क्या है? नई शिक्षा नीति का रूपरेखा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो काफी विस्तार हो जाएगा, लेकिन हम आपको क्लियरली एक चीज बता देना चाहते हैं कि ये कस्तूरी रंजन जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या बताएं सर? कस्तूरी रंजन जी, जो कि अच्छा, जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं, उनके ही अध्यक्षता में ये सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया और उसमें कमेटी बैठाई गई। इसमें सबसे पहले ये था कि पहले जो 10+2 सिस्टम था उसको अब हटा करके 5+3+3+4 सिस्टम कर दिया गया। अब आप कहेंगे कि ये क्या है? पहले जो 10+2 सिस्टम था उसमें एंट्री लेवल क्लास 1 से था, जहां पर कि एज आपका 6 इयर्स का माना जाता था। अब जो है सो प्री स्कूल कर दिया गया और ये प्री स्कूल 5 सालों का रहा, जो कि लगभग 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। और इसको जो नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया फाउंडेशन स्टेज। इस फाउंडेशन स्टेज में जो सबसे पहला चीज देखा गया कि पहला 3 साल बच्चे को स्कूल में कैसे बुलाया जाए, जिससे कि वो खुशी खुशी स्कूल आए। नहीं तो बच्चों में ये प्रवृत्ति होती है कि बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं। तो अब कहा गया इसमें कि पहला 3 साल जो है सो बच्चे केवल स्कूल में आएंगे और सिर्फ खेलेंगे। उनमें कोई भी ड्रेस कोड नहीं होगा, ना कुछ रखेंगे, वो कलर से खेलेंगे, पेंटिंग से खेलेंगे, सेब जानेंगे, ये जितने भी गंदा करेंगे, जो भी उनका जो भी मर्जी में आता है। आपको याद होगा कि जब हम लोग भी छोटे थे तो हम लोगों के समय में भी बहुत सारा गेम खेला जाता था। गुल्ली डंडा खेलते थे, कभी कबड्डी खेलते थे, मैदान में जाते थे, दौड़ लगाते थे। लेकिन आज के इस घोर मोबाइल युग में ये सब बंद हो गया है। बच्चे जो है न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आ गया, बच्चे एक जगह बैठे रहते हैं। तो अगर पहला 3 साल बच्चे को ये छूट दिया जाएगा कि नहीं आप अपने मन के हिसाब से सारा काम कर सकते हैं, तो बच्चों में एक रुचि पैदा होगी और वो बराबर स्कूल जाने के लिए व्यग्र रहेंगे कि नहीं उनको स्कूल ना छूट जाए। इस 3 साल में बच्चे को कोई भी चीज पढ़ाना नहीं है, उनको केवल एक व्यवहारिक ज्ञान देना है कि आप स्कूल में आए, एक दूसरे से मिलें जुलें और खेलें। इसके बाद जो है कक्षा 1 और 2, जो कि 7 और 8वां वर्ष के साथ रहेगा, कक्षा 1 और 2 में पढ़ाई होगी, लेकिन इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, जिसके कारण बच्चे बड़ा फ्री होकर के रहेंगे कि कक्षा 2 तक कोई भी हमको एग्जामिनेशन नहीं लेना है। और यही सरकार का मकसद भी है और सरकार ने यह इतना बखूबी से इसको लागू किया है, जिसका नाम दिया गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। और आपको यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें
कि लगभग बच्चे का जो क्यूमुलेटिव ब्रेन होता है उसका 85% 6 साल से पहले डेवलप कर जाता है। और 6 साल से पहले अगर बच्चे पर हम बस्ते का बोझ और पढ़ाई का बोझ डाल देते हैं, और हमारे माँ बाप भी जो है सो इसमें लगे रहते हैं रैट रेस में कि मेरा बच्चा 6 साल से कम का बच्चा उम्र में है और इसमें लगा हुआ रहता है कि नहीं उसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे आए। तो ये एक सरकार ने जो यह किया है यह तारीफ़े काबिल है कि ये बहुत ही अच्छी नीति बनाई गई है। पहले का 5 साल हुआ सर, और ये पहला 5 साल हो गया। अब इसमें ये भी कहा गया कि फिर इसके बाद जो +3 दिया गया, इस +3 में क्लास 3 से लेकर के 5 तक के बच्चे रहेंगे, और ये 5 तक के बच्चे जो हैं ये रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। इसमें पढ़ाने से क्या फायदा होगा कि बच्चे अधिक से अधिक समझ पाएंगे। अगर उन्हें क्षेत्रीय भाषा में या पढ़ाए तो उनको लगेगा कि नहीं, ऐसा उनको फील होगा कि नहीं वो घर में ही है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ हम जानना चाहेंगे, बीच में क्षमा के साथ रोकना चाहेंगे कि अगर क्षेत्रीय भाषाओं में हमने जानकारी दी तो बच्चे क्षेत्रीयता का अनुभव करेंगे, अपनत्व का अनुभव करेंगे। लेकिन एक बात ये आती है कि कहीं इससे, चूंकि भविष्य में उसे विश्व स्तरीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर काम करना है, तो उसमें कहीं क्षेत्रीयता रह नहीं जाए, इसके लिए भी क्या ऐसी संभावना दिखती है? जैसे हमने आपको कहा कि 5+3+3+4 है, तो ये 5+3 जो है यहाँ तक लोकल लैंग्वेज जो है प्रेफर किया गया है। उसके बाद जरूरी नहीं है कि लोकल लैंग्वेज, जब बच्चे में अपना मानसिक विकास डेवलप हो जाएगा तब बच्चे अपने ढंग से भाषा को अपने अनुकूल ढाल लेंगे। अगर पहले से ही हम इंग्लिश देते हैं, और हो सकता है कि गांव पंचायत लेवल में हो सकता है कि बच्चे इंग्लिश में नहीं समझ रहे हों, तो वो तो ऐसे ही आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे ही आगे नहीं जा पाएंगे, और अगर उनको सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले विषय का भी ज्ञान होना। भाषा तो एक बहुत बड़ी चीज नहीं है, आजकल तो सब चीज मल्टीलिंग्विस्टिक टाइप चल रहा है। और इस सरकार ने एक और अच्छा बहुत काम किया है कि जो आपका क्लास 5 तक जो है ये पूरा कहा कि नहीं, ये रीजनल लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा या लोकल लैंग्वेज में रहे। लेकिन उसके बाद भी कहा है कि प्रेफरेबली अगर हम इसको कर सकते हैं एक्सटेंड, तो क्लास 8 तक हम इसको करें। ये दबाव नहीं रहेगा, लेकिन ये प्रेफरेबल रहेगा कि क्लास 8 तक हम इसको कर सकें। तो ये 5+3, ये +3 जो है इसमें अब सबसे पहले क्लास 3 में अब एग्जामिनेशन आना शुरू हो जाएगा। इस एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी कि यहाँ पर जो है लिटरेसी माने जो है आपका भाषा और संख्यात्मकता माने कि न्यूमरेसी फाउंडेशन न्यूमरेसी जो है ये बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उस पर स्ट्रेस किया जाएगा, जिसके कारण बच्चे जो बेसिक मिनिमम चीज है जो भाषा है और संख्या है उसका ज्ञान उन्हें पूर्ण रूप से हो सके। और सरकार ने भी ये कहा है कि क्लास 3 में 5 में और 8 में ये 3 जगह जो है कि बच्चे को जो हमने पढ़ाया उसका लर्निंग आउटकम क्या है उसके हिसाब से कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जामिनेशन जो है ये 3 में डेफिनेटली लिया जाएगा, और स्कूल जो अपना एग्जामिनेशन लेंगे ये उनके अपने रिकॉर्ड के लिए रहेगा। 5+3+3 था, 5+3 आपका यहाँ तक तो हम क्लियर कर दिए कि क्लास 5 तक जो है सो हो गया। अब हम कक्षा 6 से 8 में आते हैं जो कि अनदर 3 इयर्स है। तो इस कक्षा 6 से 8वां में जब आप आते हैं तो यहाँ सबसे बड़ा बदलाव जो हम समझते हैं किया गया है वो है वोकेशनल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन। वोकेशनल एजुकेशन हम लोग उसको कहते हैं जो व्यवहारिक ज्ञान, कि हो सकता है कि कोई बच्चा अगर जो छोटे घर का है आगे चल करके माली बनना चाहता है, बढ़ई बनना चाहता है, कोई मछली पालन करना चाहता है, कोई मुर्गा पालन करना चाहता है, कोई पेंटिंग व्यवसायी, तो ये व्यवसायीकरण जो है सो वो हम लोग कक्षा 6 से ही शुरू कर देंगे, तो ये जीविका के साधन में। और यहाँ पर आकर के क्लास 6 to 8 में आकर के कुछ सब्जेक्ट्स जो कि हम लोग अभी आजकल पढ़ रहे हैं, आर्ट्स, साइंस, मैथ, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, ड्रामा, ये सबको सब स्टेज पे रखा गया है। और आपको हम बता दें अभी भी जो फॉर्मूला है 3 लैंग्वेज का, वो 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला अभी भी यहाँ पर मेंटेन है। क्लास 8 तक आपको 3 लैंग्वेज रखना है। तो कक्षा 6 से 8 के सबसे अच्छा बखूबी चीज जो है कि यहाँ पे स्पेशलाइज सब्जेक्ट करके जो है सो आ जाएगा, और स्पेशलाइज सब्जेक्ट टीचर आ जाएंगे। और इतना ही नहीं, जिस लेवल पर है सब में संस्कृत को काफी बढ़ावा दिया गया है। इवन जो हायर एजुकेशन है उस हायर एजुकेशन में भी संस्कृत में, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी NCERT और SCERT की होगी कि क्षेत्रीय भाषा में वो किताबों को निकालें। आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं जो है ये 2020 में ही लागू हुआ, लेकिन अभी तक ये जो है सो चालू नहीं हो पाया है। इसका प्रमुख कारण ये है
कि किताब अंडर प्रिंट है। बीच में आप भी जानते होंगे 2 साल कोरोना के कारण कहीं ना कहीं ये लागू नहीं हो पाया। तो 6 to 8 का ये सबसे बड़ा ब्यूटी है कि यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन आपको साथ में दिया जाता है, जिससे बच्चे में एक काफी ज्यादा विकास देखा जा सकता है। व्यावसायिकता के व्यावसायिकता के लिए किसी पर निर्भर नहीं होगा, निर्भरता होगा कि ये चीजें होती है। सही है, सही है, यही सही है। अब हम आते हैं +4 में, जिसको कि हम लोग सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। पहला हो गया फाउंडेशन स्टेज, दूसरा हो गया प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरा को हम लोग बोलते हैं मिडिल स्टेज जो कि 6 to 8 था, और अब जो लास्ट वाला है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्टेज स्कूली शिक्षा में, जो कि 9 to 12 है। अब 9 to 12 में सबसे बड़ी चीज जो सरकार ने की है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। अब मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का ये मतलब हुआ कि पहले जो था कि एक 10th के बाद हम लोगों में एक स्ट्रीम पहले दिया जाता था कि नहीं ये साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है। अब ये सारे स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया। अब जो है सो कहा गया कि एक अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट के साथ साथ आप बायोलॉजी का भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, और साथ में आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं। अच्छा। और चाहे तो आप एक हिस्ट्री का भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब सरकार एक पूल तैयार करेगी, यानी आपको जो इच्छा है होता था कि एडवांस मैथ लीजिए या ठीक है, इकोनॉमिक लीजिए। उसमें एक्सक्लूसिवली जब कहा जाता था तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स कहलाता था, IA, ICOM या ISC कहलाता था। लेकिन अभी के समय में ऐसी कोई बाध्यता नहीं रहेगी। ऐसे समय में कोई बाध्यता नहीं रहेगी, और केवल जितने भी स्ट्रीम हैं उस स्ट्रीम को कंप्लीटली हटा दिया गया है। अच्छा सर, ये मान लिए कि जो बच्चे अगर आर्ट्स लिया है वो साइंस ले सकते हैं, वो साइंस ले सकते हैं, बायोलॉजी ले सकते हैं। अच्छा, ये एक जो है इसके करने से क्या होगा कि बच्चे में जो चीज सब्जेक्ट के प्रति रुचि थी वो अपने हिसाब से उस सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। बाध्यता नहीं है कि जैसे साइंस में यही 3 पढ़ना है, तुमको चौथा नहीं पढ़ना है। अब तुम 8 का हो, तुम चाहते हो कोई साइंस का पहले जैसे होता था नई शिक्षा नीति में ये चीजें ये बदलाव, ये बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, इससे एक समस्या आएगी सर, ये जानना चाहेंगे हम कि जैसे मेडिकल और लॉ है, मान लीजिए जो बच्चे लॉ में, मेडिकल में, इसको रखा गया है नई शिक्षा नीति के तहत। नई शिक्षा नीति में मेडिकल और लॉ, हम इसके बाद आ रहे हैं उस पर। पहले हम आपको ये +4 ईयर वाला क्लियर कर देना चाहें तो इस +4 ईयर में क्रिटिकल थिंकिंग पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया गया है कि आपका मानसिक विकास हो। आपका मानसिक विकास पहले जो था कि रटंत विद्या था, रोटे लर्निंग जिसको कहते हैं, तो रोटे लर्निंग को जो है सो हटा करके ये देखा गया कि अगर हम सब्जेक्ट के मेन जो है क्रिटिकल थिंकिंग और कुछ इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज बच्चे समझ सकते हैं। उसके कारण बच्चे रटने की जो है वो उसमें प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, और इसमें सब्जेक्ट्स वही रहेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये भी लगभग 18 साल में ही 3 से लेकर के 18 साल तक के लिए ये नई शिक्षा नीति जो 5+3+3+4, पहले सरकार की निगरानी 12 साल तक रहती थी, अब सरकार की निगरानी और बढ़ करके 15 साल की हो गई है। अब अगर ये चीज देखा जाए कि टोटल पहले भी 18 साल और अभी भी 18 साल, अंतर कहाँ पे आ रहा है कि 3 साल जो है सो ज्यादा हो रहा है। ये 3 साल प्री प्ले स्कूल जो कि इनिशियली शिक्षा में दी जा रही है, पहले सरकार का कंट्रोल 12 साल का था, अब जो है ये कंट्रोल बढ़ करके 15 साल का हो गया है। यही इसमें एक बहुत बड़ी अंतर भी आई है, जिसके कारण। और दूसरा आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दें कि पहले जो राइट टू एजुकेशन जो था 2009 में, उसमें कहा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रत्येक बच्चे को दिया जाएगा। उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है, और ये बदलाव करके अब कहा गया है कि 3 से लेकर के 18 साल तक। तो ये सरकार का एक स्वागत योग्य पहल है, और हमें इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और सरकार ने इसको इतने अच्छे तरीके से लागू किया है चरणबद्ध में कि 5+3+3+4, ये सब तरफ से काबिल तारीफ है। अब हम आते हैं कि जब +2 खत्म हो जाता है उसके बाद ग्रेजुएशन का सिस्टम। पहले जो ग्रेजुएशन का सिस्टम था वो था 10+2+3, और उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होता था +2 ईयर का। अब ग्रेजुएशन सरकार ने कर दिया है कि नहीं, अब ग्रेजुएशन 4 साल की होगी। पहले साल में जो वो देंगे उसका नाम रखा जाएगा सर्टिफिकेट जो है सो वो कहा जाएगा। दूसरे साल जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसका नाम दिया जाएगा डिप्लोमा। तीसरे साल जब आप कर लेते हैं तो उसका नाम दिया जाएगा डिग्री, और चौथे साल जब आप कर लेते हैं तो उसका नाम दिया जाएगा रिसर्च। हम एक बात वहां पर कहते कहते रुक गए थे कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, इसमें क्या यहाँ इसका समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोई बच्चा सर्टिफिकेट कोर्स करके 1 साल का कोर्स करके, अगर हो सकता है कि पारिवारिक
तंगी के कारण वो आगे नहीं पढ़ पाया, या हो सकता है बीमारी के कारण आगे नहीं पढ़ पाया, तो उसको जो 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स मिला है उसको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में वो क्रेडिट कर सकता है। जैसे हम लोग बैंक में कोई चीज क्रेडिट करके रखते हैं और जब चाहे उसको निकाल सकते हैं, उसी तरह से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट रखा गया और उस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में वो 1 साल का उसका सर्टिफिकेट कोर्स रहा। और जब उसको लगा कि नहीं हमको अब यहाँ से पढ़ाई शुरू कर लेना है, तो उसको फिर सेकेंड ईयर से ही वो पढ़ाई शुरू करेगा डिप्लोमा कोर्स के लिए। पहले क्या था कि आपका 3 इयर्स में 1 साल भी गड़बड़ा गया तो फिर से आप शुरू कर। तो अब इसमें कहीं ना कहीं बच्चे के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि कोई बच्चा अगर बैंकिंग का एग्जाम देना चाहता है, SSC का, UPSC, BPSC का एग्जाम देना चाहता है, तो इस चारों में उसका कौन डिग्री जो है मान्य होगा, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो इसमें जो 3 साल के बाद जो दिया जाता है डिग्री वो मान्य रहेगा। तो पहले अभी भी ये 3 साल था, ये अभी भी 3 साल है। लेकिन जो बच्चे हायर स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए चौथे साल में रिसर्च कर दिया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो आपको 3 साल, पहले जितना लगता था उससे ज्यादा आपका नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप हायर स्टडी में जाना चाहते हैं तब आपको 4 साल लगेगा, वो चौथा साल रिसर्च का होगा। अब यहाँ पर एक फिर आपको बात बता दें, जो पहले पोस्ट ग्रेजुएशन जो MA MSc MCom होता था, स्वाभाविक है अगर BA BSc BCom नहीं रहा तो MA MSc MCom भी नहीं रहेगा। और हम समझते हैं सरकार इसके लिए पूल ऑफ सब्जेक्ट्स तैयार करेगी और उस पूल ऑफ सब्जेक्ट्स में क्या होगा कि मान लीजिए कि किसी स्कूल में कोई संस्कृत पढ़ा रहे हैं, सेकेंडरी जब कभी भी स्टेज में कोई ना कोई एक फॉरेन लैंग्वेज को भी पढ़ाया जाएगा, वो भी एक ऑप्शनल रखा जाएगा फॉरेन लैंग्वेज में, जिससे जर्मन हो गया, स्पेनिश हो गया, रशियन हो गया, तो ये फॉरेन लैंग्वेज भी सेकेंडरी स्टेज में पढ़ाए जाएंगे। अब क्या होगा कि ये सब जितने भी स्कूल एक जगह पर हैं उनका एक क्लस्टर बनेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे स्कूल में सारे लैंग्वेज के टीचर हों। अगर एक स्कूल में एक जर्मन लैंग्वेज है, दूसरा में एक स्पेनिश के टीचर हैं, तीसरा में अगर रशियन के टीचर हैं, तो ये तीनों स्कूल एक क्लस्टर में आ जाएगा और जिसके कारण आदान प्रदान हो जाएगी और बच्चे को सारी सुख सुविधाएं उसके थ्रू मिल सकेगी। बहुत अच्छी जानकारी ये हुई। क्योंकि एक चीज और जानते हुए चाहेंगे कि आप हमारे प्यारे दर्शकों को संदेश भी दें। एक चीज जानना चाहेंगे कि जैसे पहले क्या होता था, मेडिकल में आने के लिए इंटरमीडिएट अनिवार्य था कि बायोलॉजी के साथ हो, और क्या और क्या संभावना लगती, कैसे करेंगे लोग? इसमें मेडिकल और लॉ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उसको वैसा का वैसा ही छोड़ दिया गया है। क्योंकि मेडिकल एक ऐसा स्ट्रीम है कि जिसमें कि हम पढ़ाई छोड़ करके फिर से री एंट्री नहीं कर सकते हैं। ये दोनों जो है तो हम लोगों में कहीं ना कहीं इतना इम्पोर्टेंट आ जाता है। वैसे नई शिक्षा प्रणाली के तहत ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि क्यों मेडिकल और इसमें नहीं किया गया, लेकिन एक जगह क्लियरली लिखा हुआ है कि मेडिकल और लॉ के साथ हम लोग कोई भी बदलाव इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों तकनीकी शिक्षण हैं और तकनीकी शिक्षण AICTE जो है इसको परमिशन इसको नहीं दिया गया। एक चाहेंगे सर, बहुत अच्छी जानकारी क्योंकि आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर हम चाहेंगे कि आप दर्शकों के बीच में कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज हम यही कहेंगे कि ये नई शिक्षा नीति सब तरह से बहुत अच्छा है और इससे हमारे भारत का विश्व में कहीं ना कहीं एक साख रहेगा। जो भारत शुरू से एक विश्व गुरु कहलाता आया है, हम समझते हैं इस नई शिक्षा नीति के बाद जो खोया हुआ है प्रतिष्ठा, उसको हम फिर से पा सकेंगे। आप भी जानते होंगे नालंदा, विक्रमशिला और 64 कला जो हम लोगों में मान्य था, वो सब कला इसमें समावित किया गया है, जिसके कारण भविष्य में हम फिर से खोई हुई प्रतिष्ठा को पा सकेंगे और हम सरकार को इसके लिए विशेष धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। मैं दूरदर्शन और आपकी टीम को भी नमस्कार करता हूं और प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। प्यारे ग्रामीण भाई बहनों, अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा पता आपके समक्ष है। कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000 और हमारा ईमेल ID है director@ddkpatna@gmail.com। हाँ तो दर्शकों, अब हमें इजाजत दीजिए हमारे इस गांव घर की पूरी टीम को। तब तक अगला अंक में आने से पहले आप लोकगीत के ये आनंद उठाएं। धन्यवाद।